केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम अग्निपथ है। तो आज हमारे साथ है कर्नल गुरसेवक सिंह जी, जिनकी पिछली 5 पीढ़ियाँ फौज में काम करते आई हैं। तो आइए आज इन्हीं से जानते हैं कि ये जो अग्निपथ जो स्कीम है, ये स्कीम है क्या। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे आने के लिए। हमारा थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप इतने आसान ढंग से इस अग्निपथ स्कीम के बारे में बताइए कि भी इस स्कीम के बारे में जो भी उनके मन में जो क्वेश्चन है वो सारे ख़त्म हो सके और पूरे अच्छे ढंग से वो समझ सके। आइए जानते हैं कर्नल जी से कि इस स्कीम के बारे में क्या कहें। अग्निपथ एक रिक्रूटमेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये 14 जून इसी महीने इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने इन द प्रेजेंस ऑफ 3 चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अनाउंस की थी। और इसका जो मेन डिटेल्स वो ये हैं कि हर एक साल 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे फौज में, 40,000 आर्मी में, 3,000 एयरफोर्स में और 3,000 नेवी में। ये जो 46,000 जिनको हम अग्निवीर बोलेंगे भर्ती किए जाएंगे, इनकी नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए होगी और सिर्फ 4 साल के लिए। और इनकी जो टर्म्स कंडीशन ये हैं कि एनी वन 17.5 से लेके 21 साल तक भर्ती हो सकता है। लेकिन अभी जब ये थोड़ा सा रोष प्रकट किया लोगों ने, तो 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे और भर्ती हो नहीं रही थी, उसकी वजह से इस साल के लिए 21 की जगह 23 साल भी इन्होंने अलाउ कर दिया। अच्छा, पहला साल 17.5 से लेकर 23 साल और जो पहली अभी इस साल पहली भर्ती, और उसके बाद 17.5 से 21 साल। ठीक है। दूसरा, इनको तनख्वाह मिलेगी पहले साल 30,000 रुपीज़ और ये बढ़ के 40,000 हो जाएगी। लेकिन 30,000 में से 30% इनको जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट फंड में और वो बनता है 9,000, तो उनको तनख्वाह मिलेगी 21,000। 21 जो 9,000 इनका गवर्नमेंट फंड में जमा होगा, वो 9,000 गवर्नमेंट डालेगी। तो जब ये 4 साल के बाद रिलीज़ हो जाएंगे तो इनको तकरीबन 11 या 12 लाख रुपया इनके हाथ में मिल जाएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये भी कि जितने पैसे ये कटिंग हो रहे हैं उतने ही सरकार उनके साथ सहयोग कर रही है, ताकि 4 साल के बाद उनको हाथ में 11-12 लाख रुपया मिल जाए, ताकि वो बाहर जाके उससे कोई काम धंधा शुरू कर सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो भर्ती किया जाएगा 40,000 आर्मी में, इसमें से सिर्फ 25% आगे 15 साल की नौकरी और कर सकते हैं। वो 25% जो आप लोग बता रहे हैं वो किस तरह के लोग रहेंगे उसमें? जितने भी अभी मान लो 100 लोग भर्ती किया, उसमें से एक सिलेक्शन होगी फौज में 4 साल के बाद। ठीक है। उस सिलेक्शन में मेरिट बेस पर जो 25% लोग हैं वो फौज रख लेगी, 75% लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये जो 75% लोग रिलीज़ किए जाएंगे, इनके पास एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं होगा। दैट मीन्स इनको फौज की एक्स सर्विसमैन वाली कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, इनको कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी और जो मेडिकल फैसिलिटी वो सब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसीलिए इसके बारे में काफ़ी विरोध भी हो रहा है। तो कर्नल साहब, 4 साल के बाद जब एक जवान नौकरी करके बाहर आएगा तो उसको सरकार की तरफ से क्या और क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट ऐसा कुछ कहा जा रहा है भी कि नो सर्टिफिकेट वगैरह तो बहुत छोटी बात है। और पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम लेके क्यों आई है। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार इस स्कीम को लेकर क्यों आई है। बिल्कुल, ये देखो ऐसा है कि सरकार चाहती थी कि रिक्रूटमेंट सिस्टम में कोई तब्दीली आए और उसमें जो मेन मुद्दे सरकार के मन में थे वो ये थे कि सरकार सोचती है कि डिफेंस पर्सनल का पेंशन बिल बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो डिफेंस बजट एक अलॉट हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री को, सरकार सोचती है कि मेजर पोर्शन इसका डिफेंस पेंशन में चला जाता है। लेकिन इसके बारे में जो अंदर की बात लोगों को नहीं पता, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वेंदे से डिफेंस बजट फौजियों को चला जाता है, उसमें 35% ऑफ पेंशन जो है
वो जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके खाते में जाती है। अच्छा 35%। इसका मतलब ये बात सही नहीं है कि जो फौजियों का जो पेंशन बिल ज़्यादा है। और दूसरी बात, एक जो सिविलियन है वो 60 साल तक नौकरी करता है, एक फौजी अगर 17-18 साल में भर्ती होता है तो वो 35 साल तक नौकरी करता है। तो फौजी की पेंशन सिविलियन की पेंशन से बहुत ज़्यादा कम होगी। इसलिए सिविलियन का जो पोर्शन है 35% पेंशन का जो है वो। अभी दूसरी बात यह है कि ये डिफेंस बजट से अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं फौज की, डिफेंस बजट अलॉट हो गया, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि पैसा पेंशन बिल में जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज से 10 साल पहले डिफेंस बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 2.8% ऑफ जीडीपी। पिछले साल इन्होंने उसको 2.8 से कम करके 2.1% कर दिया। भाई अगर आप डिफेंस बजट ही कम करोगे तो फिर जो सैलरी पेंशन पे करने के बाद मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत तो आएगी ना। बिल्कुल ठीक तो है। उसका इलाज ये है कि रादर देन डूइंग ऑल दिस, अगर आप डिफेंस बजट ही बढ़ा दें, जैसे चाइना का हमसे ज़्यादा है, बाकी देशों का अपने ज़्यादा है, तो ये पेंशन वाली बात तकरीबन फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका। अच्छा दूसरी इनके जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम फौज को यंग रखना चाहते हैं। एवरेज एज जो फौज की आज है वो 34-35 सोल्जर की एक एवरेज एज है। तो गवर्नमेंट आज भी, अगर आपने देखा होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल साहब की आज भी स्टेटमेंट है कि हमने ये स्कीम इसलिए लेके आए हैं कि हम फौज की प्रोफाइल को यंग रखना चाहते हैं। मतलब जोश रह जाते हैं, ना जोश। जोश तो अलग बात है, वो तो ट्रेनिंग और वो इथोस होते हैं। प्रोफाइल जंग का मतलब जो एवरेज एज जो सोल्जर की है आज 34 बनती है। 34 का मतलब कोई 20 साल का, कोई 40 साल का एवरेज हो गया। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक है। अगर आप 17 साल के बच्चे को भर्ती करोगे और करते रहोगे तो यंग तो हो जाएगी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि कारगिल की लड़ाई में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मेरा अपना जो तजर्बा ये बोलता है कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया है ना कि फिज़िकल फिटनेस इवन 30-35 साल के बंदे में भी बहुत ही अच्छी है। इसलिए ऊपर से जब गोलियां पहाड़ियों से चल रही थी, हमारे जवान उस पहाड़ी के ऊपर गोलियों के बीच ऊपर जाके उन्होंने फतेह किया ना, तो उनकी जो है स्ट्रेंथ, ताकत में कभी कमी नहीं हुई। बट ये ज़रूर है कि एक्चुअल पेपर में वो एज कम हो जाएंगी। फिर एक गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव किया कि इससे जॉब क्रिएट होंगी। यस, जॉब क्रिएट होंगी, बिल्कुल जॉब क्रिएट। अगर आप 46,000 लोग भर्ती करते जाओगे उससे ज़रूर जॉब क्रिएट होगी। बट दूसरे लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट करते जाओ फिर भी तो आपको जॉब मिल रही है ना। आज 2 लाख जवानों की डेफिशिएंसी है क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई। और लास्ट उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया एंड ऑल क्लास एनवायरनमेंट, मतलब ऑल इंडिया ऑल क्लास की भर्ती की जाएगी, ये गवर्नमेंट ने बोला। उनका मतलब ये है कि आज एक रेजिमेंटल सिस्टम होता है यूनिटों में। कुछ यूनिटें हमारी 150-200 साल पुरानी यूनिटें हैं, उनका अपने एक इथोस होते हैं, एक ट्रेडिशन होती है। और वैसे भी आज का एक्चुअल फैक्ट ये है कि 75% फौज आज भी ऑल इंडिया ऑल क्लास लेवल पर चल रही है, लेकिन 25% जो इन्फेंट्री है वो प्योर क्लास पर चलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फौज में इस बात का आ रहा है कि जो प्योर क्लास है ये 200-250 साल से ट्राई आउट सिस्टम है। जैसे मराठा रेजिमेंट है, उसके बाद मद्रास रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। इनका एक ये जो कुर्बानियाँ देते हैं ना देश के लिए, उसके पीछे जो जज्बा होता है, उसके पीछे होता है नाम, नमक और निशान। क्या बात है। नाम का मतलब होता है जब वो लड़ते हैं ना, गोलियों के सामने जाते हैं, वो पलटन के नाम के लिए लड़ते हैं। नमक लॉयल्टी, निशान एक झंडे के नीचे। जब सामने दुश्मन है, आपने अटैक करना उसके ऊपर, तो एक जकारा बंद बोलते हैं, एक वो वार कराई बोलते हैं, जय भवानी राजपूत और जाट जय बोलते हैं, मराठे जय शिवाजी, और अपने सिख पलटन में बोलते हैं बोले सोल निहाल, और पंजाब रेजिमेंट जब बाकी बोलती हैं निश्चय कर जीत,
जो गुरु गोविंद सिंह का है। तो ये जब आप मिक्सअप कर दोगे एक ही यूनिट में, ये जकारे का क्या होगा, ये वार कराई का क्या होगा। वो जोश जिसके लिए वो बंदा अपना जान तक कुर्बान करता है वो बिगड़ जाएगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसी का है। अच्छा, इनके बड़े फायदे हैं कि बाकी देशों में भी चलती है बाकी देशों में, इजराइल में भी चलती है, रशिया में भी चलती है, इवन यूएसए वगैरह सब ने चलाई है। वहाँ के एनवायरनमेंट और हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब हमको हर एक चीज़ की कॉपी करने से पहले एनालाइज कर लेना चाहिए। ये मेरा अभी वहाँ क्या है, अभी आप रशिया का एग्जांपल ले लो, आज वो यूक्रेन से लड़ते हैं 3 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है बात है। इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर कहलाती थी, क्यों कामयाब नहीं है? बहुत सिंपल बात है, वहाँ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग के नीचे वो अग्निवीर जैसे जो लोग हैं वो टैंक चला रहे हैं, जबकि उनको टैंक चलाना का उतना ट्रेनिंग नहीं है जैसे हमारे बंदों को दिक्कत आएगी। और उधर पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनको फौज के लिए बंदे मिल नहीं रहे। रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे जैसे, लेकिन हमारे पास तो पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ वॉलंटियर नहीं मिल रहे, हमारे पास वॉलंटियर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हम उस चीज़ को कॉपी क्यों करें? भाई बाकी देश करें तो हम भी कर लें। हमारे पास वॉलंटियर की कमी नहीं है और ठीक मटेरियल की कमी नहीं है। तो इसलिए हमको जो सिस्टम पुराना चल रहा था, अभी जो प्रो वाले वो ये बोलते हैं कि वो सिस्टम में खामी बताओ क्या है, रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, सारी लड़ाइयाँ हम जीत रहे हैं फौज, तो फिर उस जो सिस्टम को क्यों टेम्पर करना है? अगर टेम्पर करना ही था तो वो बोलते हैं ये एक पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं कि आप इसका एक्सपेरिमेंट तो कर लीजिए, आप ये सिस्टम को लागू करिए थोड़े एक सेगमेंट ऑफ फौज के ऊपर, फिर देखो उसको 2-4 साल में उसके रिजल्ट क्या आते हैं, एंड उसके बाद आप उसको सारी फौज में। अभी ये जल्दी जल्दी हरेली जो किया है, विरोध इसका इसीलिए ज़्यादा हो रहा है यूथ का। अच्छा कर्नल साहब, कुछ लोग अग्निपथ का स्वागत कर रहे हैं और कुछ विरोध भी कर रहे हैं। चलो विरोध तो सभी आदमी कर सकते हैं, उनका मूल अधिकार है। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा अभी कि जिस तरह से ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, पटरियों को तोड़ रहे हैं, लोगों के वाहन को आग लगा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोकसा जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। कारण कोई भी हो, दिस इज अनपार्डनेबल। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, किसकी प्रॉपर्टी? अपनी प्रॉपर्टी किसने बनाई है? आप और मैंने टैक्स दे के बनाई है। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है या गलत है या कुछ भी है, बट विरोध करने का तरीका जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है वो है कि शांति के तरीके से आप विरोध कीजिए, धरने दीजिए, जो मर्जी करिए, बट प्रॉपर्टी को जो आप नुकसान कर रहे हो इसका कोई भी इसके नोबडी विल एग्री टू दिस इज कंडम करने की इसकी जरूरत है, कंडम करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बट हाँ, इनके आपका वो सवाल ठीक था कि ये 4 साल बाद क्या होगा, ये सोच के वो जो विरोध करते हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं अग्निवीर हूँ, मैं 4 साल के बाद बाहर आ रहा हूँ फौज से नौकरी करके। अग्निवीर का एंगल ले लीजिए, फिर फौज का एंगल ले लेंगे। वो बोलता भी मैं 4 से मेरे को 11-12 लाख रुपया मिलेगा, 4 साल बाद उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, और उसके बाद उसके दिल में एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होगी कि मैं रिजेक्टेड हूँ। 25% रखे थे, मैं 75% रिजेक्टेड हूँ। तो उसके पास कौन सी ट्रेनिंग होगी? उसके पास ट्रेनिंग होगी टैंक चलाने की, मोबाइल वो चलाने की, मिसाइल चलाने की। सिविल में तो वो काम नहीं आती। लेकिन ये सारा विरोध देख के गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा स्कीम लॉन्च कर दी गई कि भी 10% कोटा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी देंगे, BSF में देंगे, और डिफेंस सिविलियन के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें भी देंगे। उससे थोड़ा आपने देखा होगा थोड़ी राहत मिली है। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। क्योंकि जो तजर्बा, पुराना तजर्बा क्या आपका बोल रहा है कि अनाउंसमेंट होती रहती हैं बट वो पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जिला सैनिक जो हैं अपने बने हर एक ज़िला में, जहाँ स्टेट में जो बने हुए वेलफेयर स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रिपोर्ट क्या बोलती है कि आज भी एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज हैं, कई जगह 10% है, BSF में 24% है। और उन्होंने अभी रिलीज़ किए डाटा, विल यू बिलीव कि 1 से
2% तक ही भरी गई हैं। ठीक है। तो इस बात से लोगों को गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होता। अभी अगर जो स्कीम चल रही थी एक्स सर्विसमैन की, आपने उसको नहीं भरा क्योंकि उसमें कोई सिस्टम बनाया नहीं कि आप उसको भरना ही भरना, ये नहीं कि आप बहाना ढूंढ के दूसरे को वहाँ लगा दो, सिविलियन को लगा दो। तो बोलते हैं जी आप अनाउंसमेंट कर रहे हो तो इसका फिर क्या फ़ायदा। तो इसका इलाज है, कि अनाउंसमेंट ना करो, गैजेट नोटिफिकेशन करो कि ये अग्निवीर को बाहर आने के बाद भाई कोई अग्निवीर खाली कर नहीं जाएगा। जो वॉलंटरी सर्विस करना चाहता है उसकी लेटरल एंट्री की जाएगी पैरामिलिट्री फोर्स में, और बाकी सिविल डिफेंस जो यूनिट्स हैं उसमें की जाएगी। फिर देखो कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। तो कर्नल साहब, आपको ऐसा लगता है भी कि आने वाले समय के अंदर ये जो स्कीम्स है इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकती है? कुछ हाँ, अमेंडमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उससे पहले आर्मी का पॉइंट व्यू भी हम समझ लें क्या है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरी 5वीं पीढ़ी ट्रेनिंग लेके फौज में जाने के लिए तैयार है, और मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ, चौथी पीढ़ी में मेरे माई सन इज ए कर्नल इन द इंडियन आर्मी, और हम 3-4 भाई फौज में थे। तो घर में ये बातें होती हैं। और जो मेरी वाइफ है उनके भी भाई फादर सारे फौज में रिटायर हुए हैं। तो फौज ये सोचती है कि एक बंदे को 4 साल के लिए आपने भर्ती किया अग्निवीर को, 6 महीने उसने ट्रेनिंग ले ली, जो कि हाफ बेक्ड बोलते हैं, क्योंकि फौज की जो ट्रेनिंग है वो मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग 1 साल है। उसके बाद उसको यूनिट में आके टैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद वो फिट होता है बॉर्डर में जाने के लिए। अगर 6 महीने ट्रेनिंग के लिए आपने तो भेज दिया, उसमें से 4 साल में 2-2 महीने छुट्टी काटेगा तो 8 महीने हो गए। आपके पास 2.5-3 साल के लिए बंदा आया, ट्रेनिंग उसके पास पूरी नहीं है। जब तक आपने उसको सिखाने की कोशिश की, टैंक चलाना सीख गया और तोप चलाना सीख गया और मिसाइल चलाना सीख गया, उसके 4 साल पूरे हो गए, 75% को हमने बाहर भेज दिया। तो आर्मी बोलती है कि यार ये मतलब आर्मी का सोच विचार ये है कि आर्मी देखो दूसरा जी लास्ट बेस्टन ऑफ नेशन बोलते हैं। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, पहले पुलिस आती है ना, उसके बाद सीआरपी को बुलाते हैं, फिर बीएसएफ बॉर्डर पर होती है, आखिर में किसको बुलाते हो आप? आखिर में आर्मी को बुलाते हो। और इंटरनल सिक्योरिटी हो और वैसे ही जो बॉर्डर पर तो आर्मी का प्राइमरी जॉब है। अगर आर्मी फेल होती है, भगवान ना करे, तो हम तो गुलाम हो गए ना। बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है। उस संस्था से क्यों खेलना है, उस संस्था पर एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, जो संस्था के वजह से आप आराम से सो रहे हो जब वो बॉर्डर में बैठे हैं। अगर वो संस्था फेल हो जाती है, भगवान ना करे, तो आपका देश गुलाम हो सकता है। चाइना एक साइड में आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान दूसरी साइड में आंखें दिखा रहा है। अगर ये दोनों मिलकर आपके ऊपर कुछ करेंगे तो आर्मी आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए, उनका मोराल हाई चाहिए। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, लोग बोलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को पुलिस पर भी तो कर सकते थे, पैरामिलिट्री फोर्स पर भी कर सकते थे। वहाँ जो देखो गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल ठीक है, वो चाहते हैं यंग प्रोफाइल हो, पैसे बचें, कुछ करें, बट एक्सपेरिमेंट करने का जो इन्होंने आर्मी को चुना, उसकी जगह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करके अगर कामयाब होता, फिर वो आर्मी में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। नहीं, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसा सुनने में आया कि आपका जो परिवार है 104 साल से आप फौज में रहे हैं, आप फौज की सेवा करते रहे हैं, तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपको कर्नल साहब ऐसा लगता है भी कि आने वाले समय के अंदर शायद हो सकता है भी कि सरकार ने जैसे 4 साल रखे हैं, इसको वो 6 साल भी कर सकते हैं या 8 साल कर सकते हैं? ये गुड क्वेश्चन है। आप जो कहना चाहते हो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप, कि गवर्नमेंट, अभी आपने देखा होगा आर्मी ने अनाउंस कर दिया कि हम स्कीम शुरू कर रहे हैं जुलाई में। ठीक है। एयरफोर्स ने अनाउंस कर, नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है। एयरफोर्स ने बोल दिया हम तो इसी महीने के एंड में कर रहे हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की स्टेटमेंट है कि ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। इसका मतलब स्कीम तो ये चलेगी। इसके लिए अगर इसमें बेसिक थोड़े से बदलाव कर दिए जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, मैं भी सोचता हूँ कि स्कीम चल सकती है। क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अभी आप 25% लोग बाहर रख के बाकी निकाल रहे हो, अगर इसको 50-50 कर दिया जाए तो राहत मिल जाएगी ना। ठीक है। तो आप 50-50 कर दीजिए उसको।
देन जो आपकी 4 साल के लिए बंदे को भर्ती कर रहे हो, फौज को तो ये ऑब्जेक्शन है ना कि 6 महीने ट्रेनिंग और उसके बाद 3.5 साल ये वो, तो 4 की जगह 7 साल कर दो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग 1 साल की दो, 1 आधी साल की ट्रेनिंग वो लेगा आके यूनिट में, और 5 साल तो फौज के काम आएगा, तो वो कर दो। एंड थर्डली ये नोटिफिकेशन जरूर कर दो कि भाई अग्निवीर जो बाहर आएगा भूखा नहीं मरेगा, खाली नहीं बैठेगा। जो पायलट प्रोजेक्ट है ना, इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट किसी और संस्था पर चलाओ, अगर उसकी कामयाबी है तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। और ये रेजिमेंटल सिस्टम लास्टली सबसे बड़ा विरोध फौज में है। आपने इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पुराने फौजी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, बड़े जनरलों ने, सबसे बड़ा ये है कि प्लीज़ डोंट टिंकर विद रेजिमेंटल सिस्टम। ये जो प्योर क्लास सिस्टम है 2-2.5 साल 100 साल से चल रहा है, और आपको रिजल्ट निकाल के दिए हैं, इतने वीर चक्कर, इतने महावीर चक्कर, इतने डेकोरेशन, इतनी कुर्बानियाँ, इससे ना करें, इसको चलने दें। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे एक छोटा सा एक और सवाल पूछना चाहूँगा अभी कि जब एक फौजी को तैयार करते हैं तो कितना खर्चा आता है एक फौजी को तैयार करने के लिए? देखो जी, एग्जैक्ट कितना खर्चा आता तो शायद मैं ना बताऊँ, पर अगर आप देखा जाए खर्चा काफ़ी, जब अखबारों में आपने पढ़ा होगा, एक फौजी को सिर्फ जो बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है वो तो बेसिक है, उसके बाद जो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है ना, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, उसके जो देखो ना, एक टैंक की कीमत क्या है, एक मिसाइल की कीमत क्या है, उसके ऊपर वो ट्रेनिंग ले रहा, तो उसके ऊपर काफ़ी हाई खर्चा होता है। इतना खर्चा करने के बाद बंदे को 4 साल के बाद बोलो जाओ सिविलियन बन जाओ, तो ये कोई ज़्यादा लोग बोलते हैं, इसमें कोई समझदारी दिखती नहीं है, क्योंकि टेक्निकल फौज है आजकल की, तो उसकी इतनी ट्रेनिंग के बाद उसको बोलो यार तू फ्री है, दैट मीन जो उसने ट्रेनिंग ली गवर्नमेंट ने उससे काम तो लिया नहीं ना। ठीक है बात आपकी। अच्छा कर्नल साहब, मैं एक छोटा सा आपसे गुजारिश और करना चाहूँगा भी, देशभक्ति तो आपके खून के अंदर है, पिछले 104 साल से फौज की नौकरी कर रहे हैं, आपका परिवार लगभग 5 पीढ़ियाँ सेवा कर चुकी है, आप कर रही हैं। आप आज के ये यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा सा, जैसे यूथ इतना अग्रेसिव हो रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा इनमें पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बोलते हो, ये तो हमने पहले भी कवर कर दिया। ये जो यूथ प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, ये कोई तरीका नहीं है ना। दीज पीपल आर नॉट फिट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि दैट मीन उनमें पेशेंस नहीं है और पूरी बात को पेशेंस समझते नहीं है, ये बिल्कुल उसका लाइन है। आप उनको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट पर भरोसा करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी ले आ रही है ना नए नए फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत, वो ले आ रही है ना, नए नए कंसेशन दे रही है, बेनिफिट दे रही है, तो उनको लाने दो, उसका इंतजार करो, और फिर उसके मुताबिक आप अभी एक और भी मैंने सुना कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट, एक सजेशन और आ रहा है, गवर्नमेंट जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है उसको भी कंटिन्यू रखे और अग्निवीर को भी साथ साथ चला दे, आस्ता आस्ता जाके बाद में जो मर्जी कर लो। इससे कि जो बंदे आज 2 साल से तैयारी करके बैठे हैं वो नॉर्मल रिक्रूटमेंट से निकल जाने दो, तो दैट मीन दोनों पैरेलल चलेंगे। तो कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट में जिसको रिक्रूट चाहिए, तो उसके लिए वो लॉन्ग टर्म जवान भी होंगे जो 17 साल वाले, और ये 4 या 7 साल भी होंगे, तो एक बैलेंस सा मेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा सजेशन है। तो आपको ये भी लग रहा है अभी कि जैसे जो विरोध हो रहा है कि लोगों को अभी सही ढंग से इस कानून के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है, जो स्कीम जो लॉन्च हुई है इसके बारे में लोगों को प्रॉपर पता भी नहीं है अभी? नहीं, इसमें तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि स्कीम तो ब्लैक एंड वाइट में बाहर आ चुकी है और सारे टीवी चैनल पर फ्लैश हो चुकी है। उसका इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि खास करके जो रूट 2 साल से फौज ने भर्ती बंद थी ना, इतने लाखों लोग तैयारी करके बैठे, रोज सड़कों पर भाग के बैठे थे। जिस दिन उन्होंने एक खबर की ये तो भर्ती बंद हो चुकी है, अभी तो अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ के ऊपर चलेगी, तो वो एक इमोशनल शॉक रिएक्शन के अंतर्गत प्रॉपर्टी उन्होंने आग लगाया, ये जो गलत काम किया। तो स्कीम तो लोग को समझ आ गई, बट मेरे को लगता है कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो थे वो कहीं ना कहीं एनालाइज करने में तो पूरा उसको विचार कहीं नहीं हुआ।
तो कर्नल साहब, ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई अग्निपथ, क्या आप इसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, मैं विरोध नहीं करता और स्वागत भी नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ स्कीम का स्वागत विद मॉडिफिकेशन करता हूँ। जो हमने अभी बातें की, उन जो जो इरिटेंट हैं, जो इसमें कमियां हैं, उनको ठीक कीजिए। और स्कीम को, क्यों, देखो चेंजेस तो लानी है, सबने बोल दिया लानी है, तो स्कीम को लाइए। हम उसका, मैं नहीं बोलता उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये जो चेंजेस हमने अभी डिस्कस की कि उसका टर्म्स एंड कंडीशन बढ़ा दो, उसको 4 साल की जगह 7 साल कर दो, उसको 50% ले लो, ये सारा कुछ अगर कर दिया जाए और उसको बाहर आने के बाद अश्योर्ड गजट नोटिफिकेशन के साथ नौकरी दे दो, क्यों नहीं चलेगी स्कीम? चलेगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप इस स्कीम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप ये विद चाह रहे हैं, मॉडिफिकेशन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस लाओ, कुछ बदलाव होने चाहिए। बदलाव होने चाहिए। बदलाव होने चाहिए। इन द प्रेजेंट फॉर्म मेरे को लगता है, जो मेरा तजर्बा, मैंने 35 साल फौज में लगाए, 2 लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, 71 की लड़ाई भी लड़ी है, कारगिल की भी लड़ी है, कि इस प्रेजेंट फॉर्म में ये स्कीम, अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ तो मेरे को ये ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत आएगी और 3-4 साल के जो छोकरे हैं उनसे उनको लड़ाई में आगे लेके जाने। तो आज हमारे साथ हैं कर्नल गुरसेवक सिंह जी। फौज की नौकरी इन्होंने की है, फौज में रहे हैं, डिसिप्लिन में रहे हैं, भक्ति इनके खून के अंदर है, काफ़ी साल इस जॉब में रहे हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस जो रहा है, इनके इस स्कीम का ये स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो थोड़े थोड़े बदलाव इन्होंने बताए हुए कि कुछ बदलाव हो, जिससे आने वाली जो जनरेशन्स है उसको पूरा प्रॉपर ढंग से फ़ायदा हो सके। आज कर्नल साहब ने इस स्कीम के बारे में आपको पूरे अच्छे ढंग से समझाया और बड़े आसान तरीके से समझाया आपको भी इस स्कीम के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इसके साथ ही हम आप सभी का नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।